बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सेफ मदरहुड, और हम जानते हैं कि सेफ मदरहुड के 4 पिलर्स होते हैं, जो कि फैमिली प्लानिंग, एंटीनेटल केयर, क्लीन एंड सेफ डिलीवरी और इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर है। तो हम इन 4 पिलर्स में से एंटीनेटल केयर और उसके बाद क्लीन एंड सेफ डिलीवरी और पोस्टमार्टम केयर के बारे में बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में। आज हम जिस पिलर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, जो कि सेफ मदरहुड का एक पिलर है। और ये देखते हैं कि इससे क्या मुराद है, उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। तो essential obstetric care is the term used to describe the elements of obstetric care needed for the management of normal and complicated pregnancy, delivery and the postpartum period। अभी ये समझिए कि essential obstetric care वो है जिसके ज़रिए से आप नॉर्मल या कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी के दौरान जो भी ऑब्स्टेट्रिक केयर नीडेड होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, इसको दो डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से डिफाइन किया जा सकता है। ये दो तरह की हो सकती है, अपनी समझ लीजिए। जो ऑब्स्टेट्रिक केयर है, एक बेसिक एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विसेज है जो कि हेल्थ सेंटर्स पे अवेलेबल होती है। दूसरी कॉम्प्रिहेंसिव एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विसेज जो कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ फैसिलिटीज पे अवेलेबल होती है, ये प्राइमरी लेवल पे अवेलेबल नहीं। तो एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर असल में वो केयर है जो एसेंशियली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या उसके इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स पोस्टमार्टम पीरियड में प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है। और ये दो तरह से हो सकती है, बुनियादी बेसिक और एक कॉम्प्रिहेंसिव हो सकती है, इसमें तमाम चीज़ें शामिल होंगी। जो बुनियादी या बेसिक है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के लेवल पर भी दी जा सकती है, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विसेज हैं वो बुनियादी हेल्थ के बेसिक हेल्थ जो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल के पर नहीं दी जा सकती हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की या सेकेंडरी या टर्शरी लेवल की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की। तो अब इनको डिटेल से देखते हैं थोड़ा। अच्छा जी, हम बात कर चुके हैं कि एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर जो है ये दो तरह की हो सकती हैं, बेसिक एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विसेज और फिर कॉम्प्रिहेंसिव एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विसेज। याद रखिए, अगर एसेंशियल के बजाय इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर की टर्म यूज हो तो उससे भी यही मुराद है, क्योंकि हर चीज़ जो ऑब्स्टेट्रिक केयर के दौरान प्रोवाइड की जाती है वो इमरजेंसी नहीं होती। कुछ चीज़ें बुनियादी हैं जो आपने हर एक को देनी होती है, दोज आर नॉट इमरजेंसीज। उसके लिए एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर इज दी वाइडर टर्म जिसमें इंक्लूडेड है इमरजेंसी सर्विसेज एज वेल। तो पहले सिर्फ इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर की बात होती थी, बट अब एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर की बात होती है। तो इन दोनों के दो तरह के लेवल्स हैं, बेसिक और कॉम्प्रिहेंसिव। तो बेसिक एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर या बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तो हम पहले बात कर चुके हैं, आपको बताया है कि जो बेसिक किस्म की ऑब्स्टेट्रिक केयर है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के लेवल पे भी प्रोवाइड की जा सकती है और की जाती है। तो बेसिक में जो चीज़ें शामिल होती हैं उसमें सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स हैं जो पेरेंटल देनी होती हैं। आपको मालूम है कि चाइल्ड बर्थ के दौरान इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, उससे पहले प्रोफाइलेक्टिकली या उसके दौरान या उसके इमीडिएटली बाद में एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दी जाती हैं। तो वो जो है एंटीबायोटिक की जो फराहमी है उनको आप बेसिक एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विसेज में शामिल करते हैं। अच्छा जी, बेसिक लेवल पे आप ऑक्सीटॉकिक ड्रग्स दे सकते हैं जो ओरली भी दी जा सकती हैं, पैरेंटली भी दी जा सकती हैं, रेक्टली भी दी जा सकती हैं। अच्छा, एंटी कन्वल्सेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है और ये पैरेंटली दी जाती हैं। ये भी बेसिक एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर का एक पार्ट है। फिर प्लेसेंटा को रिमूव करना पड़ सकता है मैनुअली, ये भी बेसिक सर्विसेज में शामिल है।
तो रिमूवल ऑफ रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन ये हो सकता है, असिस्टेड वेजिनल डिलीवरी हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें बेसिक एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर में शामिल हैं। तो आप यूँ समझिए कि चाइल्ड बर्थ के दौरान किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में बुनियादी चीज़ें जो हर एक को फराहम करने के लिए मौजूद होनी चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे, वो बेसिक एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विसेज है। और वो क्या चीज़ें हैं, वो ये है जिनकी हम बात कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीटॉसिक ड्रग्स, एंटी कन्वर्सेंट्स, रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, ये बेसिक लेवल पे हो सकता है। और प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन उनका रिमूवल और असिस्टेड वेजिनल डिलीवरी। अच्छा जी, बेसिक के बाद दूसरी होती है कॉम्प्रिहेंसिव एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विसेज। कॉम्प्रिहेंसिव में फिर सारी चीज़ें शामिल होती हैं और इसमें वो चीज़ें भी शामिल होती हैं जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के लेवल पे आप फराहम नहीं कर सकते। अगर जो मदर है उसकी चाइल्ड उसकी जो डिलीवरी है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के लेवल पे हो रही है, किसी PHU में हो रही है, तो वहाँ पे बेसिक एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर की सर्विसेज तो प्रोवाइड की जा सकती हैं, लेकिन एसेंशियल में कॉम्प्रिहेंसिव वाली जो है वो नहीं वहाँ पे मुमकिन हो सकती। उसकी क्या वजह है? क्योंकि एसेंशियल में कुछ ऐसी सर्विसेज शामिल हैं जो कि टर्शरी या सेकेंडरी लेवल पे ही मुमकिन हो पाती हैं। तो एक तो कॉम्प्रिहेंसिव एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर की जब हम बात करते हैं तो उसमें तमाम की तमाम बेसिक ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विसेज शामिल होगी और उसके अलावा फिर सर्जरी अगर की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी की कोई कॉम्प्लिकेशन की, तो सी सेक्शन या इवन लेप्रोटमी की जरूरत पड़ सकती है। सी सेक्शन और लेप्रोटमी जो है ये पार्ट है कॉम्प्रिहेंसिव एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर का, और ये सिर्फ मुमकिन हो पाएंगी एट टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी या समटाइम्स एट सेकेंडरी लेवल। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो ये भी कॉम्प्रिहेंसिव एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर का पार्ट है और ये भी मुमकिन हो पाता है आमतौर पर एट सेकेंडरी और टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ की। तो यह है कॉम्प्रिहेंसिव एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं कि दो तरह की हो सकती हैं एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, एक बेसिक और एक कॉम्प्रिहेंसिव। बेसिक में क्या चीज़ें शामिल हैं उसकी बात हो चुकी है, और कॉम्प्रिहेंसिव में क्या चीज़ें शामिल हैं वो बात हो चुकी है। बेसिक किस लेवल पे प्रोवाइड हो सकती है और कॉम्प्रिहेंसिव किस लेवल पे प्रोवाइड होगी, ये याद रखने की बात है। पहले जब हम एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर की बात करते थे तो उसमें सिर्फ हम माँ की सेहत के हवाले से ही चीज़ों को मद्देनजर रखते थे। हमने बात की है अभी कि बेसिक और कॉम्प्रिहेंसिव एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर है, उसमें जो जिन चीज़ों की हमने बात की है, जी एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ सकती है, एंटी कन्वर्सेंट्स की, उनकी क्या नाम है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है, समटाइम्स सर्जरी करनी पड़ सकती है कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्स्टेट्रिक केयर। तो हम सिर्फ माँ की सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन जो बाद में जो नया कॉन्सेप्ट है इसमें ये भी शामिल है कि जो न्यू बॉर्न है, आफ्टर ऑल दी प्रोसीजर्स या प्रोसेसेस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक केयर जो कि माँ को प्रोवाइड किए गए हैं, उसके बाद जो चाइल्ड बर्थ है उसमें जो न्यू बॉर्न है उसको भी ज़रूरत होती है केयर की, तो उसको भी शामिल किया जाना चाहिए इनटू दी एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर। ठीक है, उस एलिमेंट को भी उसमें मद्देनजर रखना चाहिए। तो फिर अब जो नई टर्म है वो एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूनेटल केयर कहलाती है। उसमें सिर्फ ऑब्स्टेट्रिक केयर ही नहीं है, उसमें न्यूनेट को भी शामिल कर लिया गया है। इसको एसेंशियल न्यूनेटल एंड ऑब्स्टेट्रिक केयर भी कहते हैं, एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूनेटल केयर भी कहते हैं। पहले इसको इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर और इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूनेटल केयर कहते थे। तो अब भी ये टर्म्स यूज होती हैं। अब जो न्यूनेटल केयर है, जो न्यूनेटल केयर वाला एलिमेंट है इसमें, उसके भी फिर दो तरह के पार्ट्स हैं, दो तरह के लेवल्स हैं। एक बेसिक लेवल है जो बेसिक लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल है। आइए अब इनको देखते हैं। हम बात कर चुके हैं माँ के हवाले से कि बेसिक लेवल की एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर और कॉम्प्रिहेंसिव एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो हम देखते हैं कि न्यू बॉर्न के हवाले से, न्यूनेट के हवाले से बेसिक लेवल पे जो केयर है उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं और कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे क्या चीज़ें शामिल हैं। तो बेसिक लेवल पे
ऑब्वियसली बेसिक न्यूबॉर्न की रिससिटेशन, जो न्यूबॉर्न है उसको रिससिटेट करना है, उसको सक्शन हो सकती है, जो भी उसके रिससिटेशन के हवाले से एलिमेंट्स हैं वो उसमें शामिल है। बेसिक इमरजेंसी न्यूनेटल एंड ऑब्स्टेट्रिक केयर या एसेंशियल न्यूनेटल एंड ऑब्स्टेट्रिक केयर। फिर वार्म तो उसको वार्म करना, उसकी स्किन को साफ करना, आई का प्रोफाइलैक्सिस है, कॉर्ड की केयर है, अर्ली और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल इन्फेक्शंस है, वेरी लो बर्थ वेट की अगर बेबीज हैं तो उसकी मैनेजमेंट जो है, ये सारी की सारी बेसिक इमरजेंसी न्यूनेटल केयर या बेसिक एसेंशियल न्यूनेटल केयर में शामिल होगी। जब हम कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी न्यूनेटल केयर या कॉम्प्रिहेंसिव एसेंशियल न्यूनेटल केयर सर्विसेज की बात करते हैं, इसमें क्या होगा? इसमें एक तो सारी बेसिक वाली जिनकी अभी हम बात की है पिछली स्लाइड में वो होंगी, साथ के साथ अगर इंक्यूबेटर की फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है न्यूबॉर्न को तो फिर वो भी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूनेटल केयर में शामिल होगी। एडवांस रिससिटेशन सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है बेबी को, अगर उसकी बेसिक रिससिटेशन से वो काम नहीं बना है तो आप एडवांस रिससिटेशन सपोर्ट पे जाते हैं, तो ये इमरजेंसी, ये कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी न्यूनेटल केयर में शामिल है। फिर पीडियाट्रिक्स में नर्सरी की अवेलेबिलिटी या नर्सरी की फैसिलिटी की जरूरत पड़ सकती है, तो वो भी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूनेटल केयर में शामिल है। तो ये दो लेवल्स हैं न्यूनेटल केयर के, जो कि साथ के साथ देखने होते हैं ऑब्स्टेट्रिक केयर के। यहाँ पे याद रखने की बात एक और ये है कि तमाम के तमाम जो फंक्शंस जिनकी हम बात कर चुके हैं, बुनियादी बेसिक और कॉम्प्रिहेंसिव लेवल की ऑब्स्टेट्रिक और न्यूनेटल केयर के, उनके लिए अस्पताल और डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली जो बुनियादी हैं, जो बेसिक लेवल के। आप ट्रेन कर सकते हैं नर्सेज को और मिडवाइफ्स को, वो ज़्यादातर जो फंक्शंस हैं जो बुनियादी एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूनेटल केयर के हैं वो घर पे ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुनियादी ऑब्स्टेट्रिक केयर या बेसिक ऑब्स्टेट्रिक केयर, एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर का एक पार्ट था जी एंटीबायोटिक्स पैरेंटली देना, तो आप ट्रेन कर सकते हैं बर्थ अटेंडेंट्स को या मिडवाइफ्स को या नर्सेज को या लेडी हेल्थ वर्कर्स को कि वो घर के अंदर ही जो एंटीबायोटिक्स अगर इंट्रावीनस लगानी पड़ती हैं तो घर के अंदर ही लगा सकें। तो you do not need hospitals for all the functions of obstetric and neonatal care जो essential type की होती है। आप एक टर्म सुनेंगे बार बार स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट की या SBA, जिसको अगर शॉर्ट एक्रोनिम बनाएं तो उसको कहते हैं। तो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट से मुराद क्या है? याद रखिए, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट इज एन एक्रेडिटेड हेल्थ प्रोफेशनल, ये मिडवाइफ भी हो सकती है, डॉक्टर या नर्स भी, ठीक है, who has been educated and trained to proficiency in the skills needed to manage normal uncomplicated pregnancies, childbirth, and the immediate postnatal period, and in the identification, management, and referral of complications in women and newborns. Skilled birth attendant क्या है? ये वो बंदा या बंदी है जो कि एक नर्स भी हो सकती है, एक डॉक्टर भी हो सकता है, या एक मिडवाइफ भी हो सकती है, जिसको तमाम जो स्किल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान और इमीडिएटली आफ्टर दी चाइल्ड बर्थ, वो सारी स्किल्स सिखा दी गई हैं। और उसको ये भी पता है कि उसने कैसे आइडेंटिफाई करना है या मैनेज करना है कॉम्प्लिकेशंस अगर कोई अराइज हो, और उनको रेफर कैसे करना है टू स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, वो एक SBA या स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट होता है। तो हर डॉक्टर या हर नर्स या हर मिडवाइफ SBA नहीं हो सकती जब तक कि उसके पास ये स्किल्स मौजूद ना हो। ठीक, अभी एक चार्ट है जिसमें आपको गाइडलाइंस दी गई हैं कि ड्यूरिंग एसेंशियल या इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूनेटल केयर मुख्तलिफ जो सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं उनमें क्या
करना चाहिए या क्या किया जा सकता है। तो हेमरेज के हवाले से क्या किया जा सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जा सकती है, आप सेक्शन कर सकते हैं अगर प्लेसेंटा प्रीविया है। ऑब्वियसली प्लेसेंटा प्रीविया में तो लाजमी सेक्शन ही करना होता है, यू कैन नॉट गो फॉर नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी। इसी तरह से अगर पोस्टमार्टम हेमरेज है तो आप कुछ ड्रग्स दे सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, प्लेसेंटा का रिमूवल की ज़रूरत पड़ सकती है मैनुअली, और सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है अगर जो है ब्लीडिंग रुक ना रही हो तो हिस्टेक्टमी की ज़रूरत पड़ सकती है, या कोई वेसल्स की लाइगेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे ही प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में जो है असिस्टेड वेजिनल डिलीवरी की ज़रूरत पड़ सकती है, सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, ड्रग्स देनी पड़ सकती हैं, और इवेंचुअली आफ्टर द बर्थ क्योंकि वो लॉन्ग हो गई है या ऑब्स्ट्रक्टिव थी तो न्यूनेट जो है उसको रिससिटेशन की जरूरत पड़ सकती है। पोस्टमार्टम सेप्सिस में ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई प्रोडक्ट्स जो हैं रह गई हैं इन द यूट्रस तो उनको रिमूव करने की जरूरत पड़ सकती है, फिर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है अगर कोई एब्सेस बन गई है। फिर अबॉर्शन की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसमें हेमरेज हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है। हेमरेज की सूरत में ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप करते हैं, रिटेन प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं, सेप्सिस में एंटीबायोटिक्स देते हैं, रिटेन प्रोडक्ट्स को रिमूव करना पड़ सकता है। इंट्रा एब्डोमिनल इंजरी अगर कोई हो गई है तो फिर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, और ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स देंगे। क्लैम्शिया और प्री क्लैम्शिया में आप एंटी कन्वल्सेंट्स देते हैं, न्यूनेट की रिससिटेशन की जरूरत पड़ सकती है, आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है इमरजेंसी। ऐसे ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सूरत में आपने सर्जरी करनी होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। रप्चर्ड यूट्रस हो, सर्जरी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी। अगर न्यूबॉर्न की डिस्ट्रेस है तो आपको न्यूबॉर्न की रिससिटेशन की जरूरत पड़ सकती है, या फिर इवन सर्जरी, अगर फीटल डिस्ट्रेस है तो आपको सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है, सी सेक्शन करना पड़ सकता है। तो आप देखिए कि सारी की सारी जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन ऑल ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, तो आप इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप मदर और न्यूबॉर्न की सेहत का ख्याल रख सकते हैं, आप उनकी मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को कम कर सकते हैं। इसलिए ये एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूनेटल केयर यूजफुल है। अच्छा, बात यह है कि ये सारी की सारी जिन चीज़ों की हमने बात की है, सेफ मदरहुड में एंटीनेटल केयर है, क्लीन एंड सेफ डिलीवरी है, और आज हमने बात की एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर की। ये सारा कुछ आप इसलिए करते हैं कि आप मैटरनल मॉर्टेलिटी को कम कर सकें। ये मैटरनल मॉर्टेलिटी होती क्या है? ये मैटरनल डेथ। मैटरनल डेथ क्या होती है? मैटरनल डेथ इज द डेथ ऑफ अ वुमन व्हाइल प्रेग्नेंट और विद इन 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and site of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management, but not from accidental or incidental causes. अच्छा जी, मैटरनल डेथ क्या है? खातून की डेथ जब वो प्रेग्नेंट थी या विद इन 42 days उसकी प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन पे, उसकी प्रेगनेंसी खत्म होने के 42 दिन के अंदर अंदर या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर उसकी डेथ हुई है तो उसको मैटरनल डेथ बोलेंगे। इस चीज से कतई नजर कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन क्या थी या प्रेगनेंसी की साइट क्या थी, यूट्रस में थी, टॉपिक थी या जो भी था, और उसकी ड्यूरेशन की थी, इस चीज से कतई नजर। और ये भी नहीं देखना होता कि वो किस वजह से हुई है, वो डायरेक्टली रिलेटेड थी प्रेगनेंसी के साथ कॉज ऑफ डेथ, या किसी और बीमारी की वजह से जो प्रेगनेंसी की वजह से एग्रेवेट हो गई उस वजह से हुई है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को से डायबिटीज थी या हाइपरटेंशन थी या कार्डियोवास्कुलर कोई और डिजीज थी और प्रेगनेंसी की वजह से वो एग्रेवेट हुई है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है, तो ये भी एक मैटरनल डेथ ही कहलाएगी और ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। इसमें सिर्फ जो चीज़ नहीं शामिल होती वो होती है अगर एक्सीडेंटल डेथ हो, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या किसी भी एक्सीडेंट में अगर डेथ हो जाए तो वो मैटरनल डेथ में शामिल नहीं करते हैं। और दूसरी इंसिडेंटल डेथ है, फॉर एग्जांपल मर्डर हो जाता है या सुसाइड है, तो एक इंसिडेंट है,
तो इन इन दो तरह की डेथ्स को निकाल के बाकी तमाम तरह की डेथ्स जो प्रेगनेंसी के दौरान या विद इन 42 डेज आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो हो, उनको मैटरनल डेथ बोलते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टू रिमेंबर बाय द वे. अच्छा, फिर डायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक डेथ्स होती हैं. ये वो होती हैं जो रिजल्ट करती हैं फ्रॉम ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्रेग्नेंट स्टेट. प्रेगनेंसी, लेबर या पेरियड के दौरान इंटरवेंशन से, ओमिशन से या इनकरेक्ट ट्रीटमेंट से जो डेथ्स हो जाती हैं या फिर एक इवेंट्स जो इन चीज़ों की वजह से होते हैं, उनकी वजह से जो डेथ्स होती हैं उनको डायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक डेथ्स कहते हैं. इनडायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक डेथ्स वो होती हैं जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग डिजीज या डिजीज जो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप हुई है और डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज के साथ, उनकी वजह से जो अमवात होंगी उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक डेथ कहेंगे. तो डायरेक्ट में आप ये देख लीजिए कि अगर कोई इंटरवेंशन ऐसी की ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ जिसकी वजह से कोई मसला हो गया और डेथ हो गई, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, सेप्सिस हो गया, तो ये डायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक डेथ होगी. जो इनडायरेक्ट में है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को एपिलेप्सी थी और प्रेगनेंसी से उसकी एग्रेवेशन हो गई डिजीज़ की, या किसी को इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ थी और प्रेगनेंसी की वजह से उसकी एग्रेवेशन हुई और उसकी डेथ हो गई, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक डेथ होगी. फिर एक होती है लेट मैटरनल डेथ. मैटरनल डेथ की तो हम बात कर चुके हैं ना जी, प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के दौरान या विद इन 42 डेज आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टू डेथ ड्यू टू वेरियस कॉजेस. अच्छा जी, लेट मैटरनल डेथ होती है डेथ ऑफ अ वुमन फ्रॉम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉजेस मोर देन 42 डेज बट लेस देन 1 ईयर आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो ये लेट मैटरनल डेथ कहलाती है. आमतौर पर जब हम मैटरनल डेथ की बात करते हैं तो इसमें लेट मैटरनल डेथ शामिल नहीं होती हैं, उसमें 42 डेज के अंदर वाली ही शामिल होती है. बट समटाइम्स आप ये देखना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड 42 दिन के बाद भी कोई डेथ्स हो रही हैं, तो अगर कोई हो रही हो तो उनको लेट मैटरनल डेथ लेवल हम करते हैं. 42 डेज बट विद इन अ ईयर जो होती है. अच्छा, एक टर्म आप बार बार सुनेंगे लाइव बर्थ की. लाइव बर्थ क्या होती है? तो इट refers to the complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception irrespective of the duration of the pregnancy, which after such separation breathes or shows any other evidence of life. Any other evidence of life क्या हो सकती है? Beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite movement of voluntary muscles, whether or not the umbilical cord has been cut or the placenta is attached. Each product of such a birth is considered live born. तो लाइव बर्थ क्या होती है? अगर मदर ने जन्म दिया है, ठीक है, मुकम्मल तौर पे एक प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, इस बात से कतई नजर कि वो प्रेगनेंसी के किस लम्हे पे हुआ है, तो कंप्लीट ड्यूरेशन थी प्रेगनेंसी की या कंप्लीट नहीं थी, पूरी टर्म पे था या टर्म पे नहीं था, इस बात से कतई नजर जो जन्म दिया है उसने मदर से सेपरेट होने के बाद या तो सांस ली हो या जिंदगी की कोई और एविडेंस दिखाई. वो एविडेंस क्या हो सकती है? वो उसका हार्ट बीट किया है, या अम्बिलिकल कॉर्ड में पल्सेशंस नजर आए, या किसी वॉलंटरी मसल्स ने मूव किया है. इनमें से कुछ भी हुआ है तो हम उसको लाइव बर्थ बोलेंगे. वो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जिसकी बर्थ हुई है, इट वाज लिविंग व्हेन इट वाज बोर्न. सो ये लाइव बर्थ की डेफिनेशन. बेशक उसके बाद आफ्टर शोइंग एनी साइन ऑफ एविडेंस ऑफ लाइफ, ठीक है, उसके बाद उसकी बेशक डेथ हो गई, उसके बाद वो जिंदा नहीं रहा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, लेकिन अगर उसने एक साइन शो किया है एक लम्हे के लिए तो उसको लाइव बर्थ बोलेंगे. उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये इसकी बर्थ जो है वो लाइव नहीं, वो उसकी फिर मौत बाद में वाक़ हुई गिनी जाएगी, बर्थ उसकी लाइव ही गिनी जाएगी. तो ये डेफिनेशन एक जहाँ तक होगी. अच्छा, हमने बात की थी मैटरनल डेथ की.
कि मैटरनल डेथ क्या होती है, फिर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक डेथ्स की बात की कि डायरेक्ट कौन सी होती है और इनडायरेक्ट कौन सी होती है। अच्छा, इनकी वजूहात क्या है, व्हाट आर द कॉजेज जिनकी वजह से मैटरनल डेथ्स होती है। आप एक तो ये बात ध्यान में रखिए कि मैटरनल डेथ्स की शरह जो है, जो रेट है, वो बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, और इसको कम करने की कोशिशें जारी होती हैं। और ये जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं सेफ मदरहुड में, इन सारियों का बुनियादी मकसद मैटरनल मॉर्टेलिटी को कम करना ही है। अच्छा, तो हम देखते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं जिनकी वजह से मैटरनल मॉर्टेलिटी होती है आमतौर पर। तो जो डायरेक्ट कॉजेज़ हैं वो 80% मैटरनल मॉर्टेलिटी का बायस बनती हैं। इनडायरेक्ट जो होती हैं वो 20% मैटरनल मॉर्टेलिटी का बायस बनती हैं। यानी जितनी माओ की डेथ हो रही है, मैटरनल डेथ हो रही है, उसमें से 20% आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट वजहों की बिना पर है, इनडायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज की वजह से है, और जो 80% है वो डायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक डेथ्स हैं। तो उन 80% डायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक डेथ्स में जो कॉजेज हैं वो हेमरेज है सबसे पहले, ठीक है। और ये हेमरेज जो होता है ये पोस्टमार्टम भी हो सकता है, प्रीपार्टम भी हो सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज भी हो सकता है। फिर सेप्सिस या इन्फेक्शन है दूसरी बड़ी वजह है, हाइपरटेंशन और एक्लेम्पशिया तीसरी बड़ी वजह है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, अनसेफ अबॉर्शंस उसके बाद आते हैं, और फिर कुछ एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ्स होती हैं, वो एक वजह है। एम्बोलिज्म हो सकता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती है। दीज आर ऑल द रीजंस which are responsible for direct obstetric deaths, which make up 80% of the maternal deaths, ठीक है। और इसमें जो बड़ी तीन वजह हैं, ऊपर वाली तीन है, हेमरेज, सेप्सिस एंड एक्लेम्पशिया, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक डेथ्स जो हैं उनकी क्या वजह हो सकती हैं। तो इसमें एनीमिया सबसे ऊपर है, फिर लिवर डिजीज या हेपेटाइटिस है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, एंडोक्राइन सिस्टम डिजीजेस हैं, मलेरिया है, HIV और एड्स लास्ट में आता है। तो एनीमिया की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो या किसी भी वजह से हो। हमारे यहाँ आप देखेंगे जब आप क्लिनिकल साइंसेस में आएंगे और आपके पास आएंगी प्रेगनेंसी के दौरान एंटीनेटल केयर के लिए खबरदारी, तो आप देखेंगे कि शाज़ो नादर ही ऐसा होगा। I mean, it will be rarely कि you will see कि somebody has HB which is good enough to be labeled as having no anemia। आपको पता है ना, कट ऑफ लाइन की हम बात कर चुके हैं कि 11 से नीचे हो तो उसको एनीमिक लेबल करेंगे, तो आप 11 वाला कम ही देखेंगे बंदा। और एक और बात यह है कि ये एनीमिया आप हर तरह की सोशो इकोनॉमिक क्लास में देखेंगे। आप जो गरीब गुर्बत, सतह गुर्बत से नीचे वाले लोग हैं वो आएंगे आपके पास, उनमें भी एनीमिक होंगी खवातीन, और अपीरेंटली वेल ऑफ जो खवातीन आएंगी उनमें भी एनीमिया मौजूद होगा। तो एक सबसे बड़ी वजह इनडायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक डेथ्स की ये है। फिर लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस, आपको पता है हमारे यहाँ हेपेटाइटिस एंडेमिक है। पाकिस्तान और इजिप्ट में दो मुल्क हैं जिनमें हेपेटाइटिस जो है एंडेमिक है। तो पाकिस्तान में और स्पेशली हमारे शहर में फैसलाबाद में हेपेटाइटिस जो है ये बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से फिर प्रेगनेंसी के दौरान हेपेटाइटिस की वजह से इनडायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक डेथ्स होती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, फिर TB है, और एंडोक्राइन सिस्टम की डिजीज़ हैं, इसमें डायबिटीज़ हो सकती है, थायराइड से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है, फिर मलेरिया और लास्टली HIV। तो हमने प्राइमरी कॉजेज जो हैं मैटरनल डेथ्स की उनकी बात की है। अब क्या वजूहात बनती हैं आम तौर पे जो मैटरनल डेथ्स हो जाती हैं और उनको एडिकेट और टाइमली और प्रॉपर असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए 3 डिलेज मॉडल है मैटरनल हेल्थ में। जो ये 3 डिलेज मॉडल है, इसके मुताबिक 3 तरह के डिलेज होते हैं जिनकी वजह से मैटरनल डेथ्स या हो जाती है या मैटरनल मॉर्बिडिटी होती है। तो 3 डिलेज क्या है? सबसे पहला डिले होता है डिसीजन टू सीक केयर। जो खवातीन घर पे होती हैं वो ये फैसला करने में कि उनको मेडिकल हेल्थ केयर की ज़रूरत है, वो ये फैसला करने में ही देर कर देती हैं, डिले हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ सम लेडी इज एनीमिक इन अ रूरल सेटिंग लिविंग इन अ विलेज, और एनीमिक है, उसका एनीमिया बढ़ता जा रहा है और शी हैज़ साइंस एंड सिम्टम्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक्सेट्रा,
बट टू सीक मेडिकल केयर शी हैजंट डिसाइड, उसको डिले करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, जरूरत नहीं है वगैरह। सबसे पहला डिले फैसला करने में होता है। दूसरा डिले होता है इन रीचिंग केयर। आपको पता है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना अच्छा नहीं है, सड़कें मौजूद नहीं हैं, ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर बहुत से हमारे लोग जो हैं वो मेजॉरिटी जो है वो सतह गुर्बत से नीचे हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ट्रांसपोर्ट के लिए दे सकें। ये सारी की सारी चीज़ें मिल के जो हैं वो रिजल्ट करती हैं इन डिले इन रीचिंग केयर। फैसला कर लिया, अब उसने पहला डिले ओवरकम कर लिया, अब अगर उसने फैसला कर ही लिया है कि अस्पताल जाकर दिखाना है मैंने खुद को, तो अब उसके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, या ट्रांसपोर्ट है तो सड़क नहीं है, सड़क है तो पैसे नहीं है, तो देयर अकर्स अ डिले इन रीचिंग केयर। तीसरा जो डिले होता है वो होता है इन रिसीविंग एडिकेट केयर। अच्छा जी, अब वो बंदी पहुंच गई है, अस्पताल पहुंच गई है, वो प्राइमरी लेवल का हो, सेकेंडरी लेवल है या टर्शरी हेल्थ केयर है, जो भी वहां पे पहुंच गई। अब वहां पे पहुंचने के बाद उसको जो जिस किस्म की केयर चाहिए थी उस किस्म की केयर मिलने में डिले हो गया है। वहां पहुंचने के बाद वो क्यों डिले हो जाता है? आपको पता है हमारे यहाँ कितना रश है अस्पतालों में, अस्पतालों की तादाद कम है, मरीज ज़्यादा है, डॉक्टर्स की तादाद कम है, और मैनेज नहीं प्रॉपरली किए जाते हैं अस्पताल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इवन दो जहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद भी हैं और जिनको अच्छी तरह से मैनेज करने से आप काबू पा सकते हैं इस डिले पे, वहाँ पर मैनेजमेंट पुअर क्वालिटी की है। अच्छा, एटीट्यूड ठीक नहीं होता हेल्थ केयर वर्कर्स का, आ ही गई अगर बीबी, उसको एडिकेट केयर फ्राहम करने में देर इस वजह से भी हो जाती है कि हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेशेंट ठीक नहीं होता, टुवर्ड्स दिस पीपल हु सीक केयर ठीक नहीं होता। पहले तो ये कहते रहते हैं जी उसको कि अच्छा जी अब आपको याद आ गया है, अब आप आ गई हैं, पहले कहाँ थी, पहले आपको याद क्यों नहीं आया, इस किस्म की बातें होती हैं, और अब इंतज़ार करो वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये तीसरा डिले है, डिले इन रिसीविंग एडिकेट केयर। ये तीन तरह के डिलेज मिलके मैटरनल डेथ्स का बायस बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज 3 डिलेज मॉडल इन मैटरनल हेल्थ, तो आपने इन 3 डिलेज का जिक्र करना है। फिर कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी पे असर पड़ता है। ये सोशल फैक्टर्स कौन से हैं? एक तो एज एट चाइल्ड बर्थ, अगर बहुत यंग एज में चाइल्ड बर्थ में से गुजर रही है खातून तो मैटरनल मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है। पैरिटी से फर्क पड़ता है, जितने ज़्यादा बच्चे पैदा कर लिए हैं तो उसकी माँ के सेहत के हवाले से भी फिर चांसेस जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। टू क्लोज प्रेगनेंसीज, अगर प्रेगनेंसीज के बीच में गैप ना हो, फैमिली साइज से असर पड़ता है, मेल न्यूट्रिशन से असर पड़ता है, एनीमिया के बारे में बात कर चुके हैं पहले, पॉवर्टी अगेन डिलेज हो जाते हैं, इलिटरेसी है, इग्नोरेंस एंड प्रेजुडिसेस है, अच्छा जी लैक ऑफ मैटरनिटी सर्विसेज हैं, मौजूद नहीं होती हेल्थ के हवाले से सहूलियात, शॉर्टेज ऑफ हेल्थ मैन पावर है। अगर आप अपने डॉक्टरों की पिटाई करते रहेंगे वो छोड़ के चले जाएंगे, या तो वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस में चले जाएंगे या मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे, तो आपकी मैन पावर कम से कम होती जाएगी, पहले जो कम है। डिलीवरी बाई अनट्रेन्ड दाइज, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पुअर एनवायरमेंटल सैनिटेशन, पुअर कम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और सोशल कस्टम्स होंगे। तो ये सोशल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी पे असर पड़ता है। अच्छा जी, क्योंकि हमारा फोकस इन कम्युनिटी मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ में प्रिवेंशन पे होता है, तो वो कौन से मेजर्स हैं जिनको अपनाने से आप मैटरनल मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं? आपके डॉक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं क्लिनिशियन, वो कहते हैं जी हमसे अच्छा क्लिनिशियन है ही कोई नहीं, हम तो बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, और ठीक कहते हैं। हमारे ही डॉक्टर्स जब बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इधर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत कम है। जो डेवलप्ड और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और इवन सम ऑफ द कंट्रीज इन आवर रीजन, इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप श्रीलंका में देखेंगे कि मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत कम है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो क्या वजह है? हमारे डॉक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं, तो फिर क्या वजह है कि मैटरनल मोर्टेलिटी ज़्यादा है?
तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हम बात कर चुके हैं कॉजेज की, तो उस हवाले से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स प्रिवेंट कर सकते हैं आप मैटरनल मोर्टेलिटी को लो कर सकते हैं। तो ये आपकी डोमेन होती है पब्लिक हेल्थ की, कम्युनिटी मेडिसिन, तो इस पर हमारा फोकस होता है। ये किस तरह से आप इसको कम कर सकते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी को। तो सबसे पहले तो अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जितनी जल्दी आप प्रेगनेंसी को रजिस्टर कर लेंगे आप उसको उतनी ही बेहतर एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छी एंटीनेटल केयर का मतलब है कि आप मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करें। 4 एंटीनेटल विजिट्स कम से कम वो हो तो मैटरनल मोर्टेलिटी कम हो सकती है। डायटरी सप्लीमेंटेशन, करेक्शन ऑफ एनीमिया ये हो तो कम हो जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड हेमरेज ड्यूरिंग प्योरप्रम ये हो तो फिर मैटरनल मोर्टेलिटी कम हो जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि क्लैम्शिया है या रप्चर्ड यूट्रस है, इनको प्रिवेंट कर लें आप, ठीक है। या फिर अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको सही वक्त पर रेफरल मिल जाए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी पे जहाँ पे उसको बेहतरीन केयर मिल सके, तब आप काम कर लेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी। ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, टीबी है, थायराइडाइटिस है, थायराइड के हवाले से प्रॉब्लम। अच्छा जी, एंटी मलेरिया एंड टेटनस प्रोफिलैक्सिस है। आपने प्रेगनेंसी में उसको टेटनस की शॉट्स दे दी हैं, आप एक और फैक्टर को दूर करने में कामयाब हो जाते हैं जो मैटरनल मोर्टेलिटी का बायस बन सकता है। क्लीन डिलीवरी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट गोज अ लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी। देखने में ये छोटी सी बात है कि हाथ साफ हों, सर्विसेज साफ हों और जो क्लॉथ्स हैं वो साफ हों, लेकिन इसके इन 3-4 चीज़ों के साफ होने से जो फर्क पड़ता है मैटरनल मोर्टेलिटी पे वो बहुत ज़्यादा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी। अच्छा जी, फिर जी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो वुमेन की होती हैं जिनमें रिस्क फैक्टर हैं उनको मुमकिन बनाया जा सके। फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करें। अच्छा जी, हर मैटरनल डेथ को आइडेंटिफाई करके उसकी कॉजेज ढूंढें, ये बहुत अहम है और ये हमारे यहाँ इस पे इतना फोकस नहीं है। लेकिन अगर किसी माँ की डेथ हो गई है, मैटरनल डेथ हो गई है, दैट इज डेथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या विद इन 42 डेज आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आप उसकी वजह जानें ताकि आपको मालूम हो क्या वजह बन रही हैं जिनसे मैटरनल डेथ्स हो रही हैं और आप उन वजूहत को दूर कर सकें। जिससे अबॉर्शन सर्विसेज प्रोवाइड की जाए तो आप मैटरनल मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। तो ये चंद प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनकी वजह से आप मैटरनल मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। पता कैसे चले कि मैटरनल मोर्टेलिटी ज्यादा है या कम है? इसके लिए आप एक इंडिकेटर यूज करते हैं, हेल्थ इंडिकेटर यूज करते हैं। हम पढ़ चुके हैं पहले इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो एक हेल्थ इंडिकेटर होता है जिसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो कहते हैं। ये आपकी रेशो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो जो है ये आपको बताती है कि मैटरनल डेथ्स के हवाले से क्या सिचुएशन, क्या हालात हैं, ठीक है। तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो होती क्या है? इट इज total number of female deaths due to complications of pregnancy, childbirth, or within 42 days of delivery from puerperal causes in an area during a given year. या दूसरे लफ्जों में maternal deaths in an area during a given year divided by total number of live births in the same area and year multiplied by 100,000। आमतौर पे 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये जो मल्टीप्लायर होता है ये आप बदल भी सकते हैं, आप 1000-2000, लेकिन इसमें जो यूज किया जाता है वो 1 लाख यूज किया जाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो क्या है? इट इज द रेशो ऑफ मैटरनल डेथ्स एंड लाइव बर्थ्स इन एन एरिया इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आमतौर पर पीरियड ऑफ टाइम 1 साल होता है, एंड मल्टीप्लाई ऑल दैट विद 100,000 ताकि इसको स्टैंडर्डाइज कर सकें तो आपकी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो हो जाए। अगर आपसे कोई कहे कि एक इलाके में 1 साल के दौरान, फर्ज किया एक इलाके में 2020 के दौरान, 2019 के दौरान 400 खवातीन की डेथ हुई ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या 42 दिन आफ्टर प्रेगनेंसी ड्यू टू कॉजेज रिलेटेड टू देयर प्रेगनेंसी, और उस इलाके में इसी दौरान 8,000 बच्चे पैदा हुए लाइव बर्थ जो थे, ठीक है। तो आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो कैलकुलेट कीजिए, इट विल बी सिंपली 400 ओवर 800 into 100,000, दैट विल बी योर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो।
इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है उसको आप लिखते हैं जी। फर्स्ट की आंसर आपका आया 200, तो आप लिखेंगे 200 पर 100,000, 200 पर 1 लाख, 200 पर 100,000 इन फला फला ईयर, जो भी उसने टाइम पीरियड दिया था, ठीक है। और जब आपके पास आंसर आ जाता है तो आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर एक जगह का पाकिस्तान का आंसर आपके पास कुछ आया है, किसी और मुल्क का एक और आंसर आया है, और तीसरे मुल्क का एक और आंसर आया है, तो आप इनको कंपेयर करके देख सकते हैं कि किस जगह पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ज़्यादा है। और जितनी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ज़्यादा होगी उतना ही वहाँ की खवातीन की सेहत जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो ये आप इस तरह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो को कैलकुलेट करना आना भी चाहिए, इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, और इसको कैलकुलेट करके उसको प्रॉपर किस तरह से डिस्क्राइब करना है वो भी आपको बताना चाहिए। अच्छा, आपने बात की है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो की। एक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी होता है, ये आमतौर पे कम ही कैलकुलेट किया जाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है जी? मैटरनल डेथ्स इन गिवन पीरियड पर 1 लाख वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, उसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। अच्छा जी, लेकिन याद रखिए अनलेस स्पेसिफाई किया हो कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और रेशो दोनों से मुराद वही होती है जो पिछली स्लाइड में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो के बारे में जान चुके हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा जी MMR बताओ, आपने मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो बतानी है, ठीक है। अगर आपसे वो कैलकुलेट करने को कहे तो MMR से रेशो ही कैलकुलेट करें, क्योंकि वही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये रेट कम इस्तेमाल होता है, एक क्रूड मेजर है, वो ज़्यादा अच्छा मेजर है। थैंक यू वेरी मच। आज हमने जो किया है इसमें एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर जो कि एक पिलर है सिर्फ मजबूत का, उसको हमने खत्म कर दिया है। अच्छा, हमने मैटरनल मोर्टेलिटी की कुछ डेफिनेशंस, जैसे मैटरनल डेथ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और लाइव बर्थ, और ये चीज़ें देखी हैं। हमने मैटरनल मोर्टेलिटी की कॉजेज के बारे में जाना है कि कौन कौन सी होती हैं, और हमने ये देखा है कि ये 3 डिलेज क्या होते हैं जिनकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। हमने ये भी जाना है कि क्या चीज़ें हम करके ना के इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो एक इंडिकेटर है, उसके बारे में जाना है। तो हमने अब तक सेफ मदर हुड के 3 पिलर्स के बारे में बात कर ली है, जो कि एंटीनेटल केयर, क्लीन एंड सेफ डिलीवरी, पोस्टमार्टम केयर, और तीसरे वाला जो एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर। इन तीनों की हमने बात कर ली है। अब एक पिलर रह गया, उसका है वो फैमिली प्लानिंग, जो हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे।